चलो जी देखो बोर्ड पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रीतिकाल। और रीतिकाल की बात किया जाए तो हम लोग रीतिकाल को पढ़ चुके हैं कि इसको तीन भागों में बांटा गया था। ठीक है। तो एक रीति सिद्ध है, एक रीतिबद्ध है, एक रीति सिद्ध है और एक रीति मुक्त है। और ये क्लास 10 के पेपर में आया था। कहाँ पे? बीएलडी में, जिसमें 5 बता दिया गया था जो कि गलत है। कितना है? 3 ही है। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। तो 3 भागों में बांटा गया है। पता न कैसे कौन 5 बताया है, वो गलत बताया है। जो भी बताया है तो हम लोग को बाहरी टीचरों पर विश्वास नहीं करना है। जो सच्चाई है उसको पढ़ना है। वो लोग गलत टिक लगवा देते हैं तो उससे दूर रहना है। और ये पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। तो हम लोग पढ़े थे कि रीतिबद्ध के कवि। तो रीतिबद्ध के कवि में था केशव दास, चिंतामणि, मतिराम भूषण, पद्माकर था, ग्वाल था, रसलीन था। ठीक। इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था अच्छे से। आज हम लोग पढ़ेंगे रीति सिद्ध के कवि के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर बात किया जाए रीति सिद्ध के कवि तो बिहारी। हाँ, तो बिहारी के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा हम लोग जान जाते हैं कि रीति सिद्ध होता क्या है। तो रीति सिद्ध किसे कहते हैं थोड़ा बहुत ये समझ लेते हैं। तो हम लोग को पता है कि रीति काल में लक्षण ग्रंथों की रचना की गई थी। तो अगर बात किया जाए कि रीतिबद्ध के कवि किसे कहा गया है तो जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना किया था और उसके अनुसार जो काव्य लिखा उसे हम लोग रीतिबद्ध के कवि कहते हैं। और रीति सिद्ध के कवि किसे कहा गया था तो जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं किया था लेकिन उसके अनुसार ही अपने काव्य को रचना किया था, उसे रीति सिद्ध के कवि कहा गया है। और रीति मुक्त के कवि उसे कहा गया है जिन्होंने ना ही लक्षण ग्रंथों की रचना की है ना ही उसके अनुसार लिखा है, अपने मन से जो लिखा है काव्य उसे रीति मुक्त कहते हैं। तो हम लोग यहाँ से क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन आया था जो हमने बता दिया कि वो रीतिकाल को 3 भाग में बांटा गया है। ठीक। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। तो अब आगे हम लोग बात करते हैं कि रीति सिद्ध के कवि, क्योंकि रीतिबद्ध के कवि को हम लोग जान चुके हैं कौन कौन सा है। केशव दास है, चिंतामणि, मतिराम, भूषण, देव, श्रुति मिश्र, कुलपति मिश्र, जसवंत। ठीक है। ग्वाल कवि, रसिक गोविंद, तोष कवि, रसलीन, पद्माकर, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर बात किया जाए कि रीतिबद्ध के कवि, रीतिबद्ध बोल रहे सॉरी, रीति सिद्ध के कवि, तो थोड़ा बहुत बिहारी के पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि रीति सिद्ध के कवि कौन कौन से हैं। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग रीति सिद्ध के कवि। उसके बाद हम लोग आएंगे मेन टॉपिक हमारा कौन है? बिहारी। तो बिहारी को पढ़ने से पहले एक बार जान लेते हैं कि कवि कौन कौन से हैं, नहीं तो पता चलेगा कि अगला बार पेपर में पूछ देगा कि रीतिबद्ध के कवि बता दीजिए रीति सिद्ध के, तो रीतिबद्ध वाला रीति सिद्ध में कर देंगे और रीति सिद्ध वाला रीतिबद्ध में या मुक्त में। क्यों? क्योंकि जब नहीं पढ़े रहेंगे तो वैसे ही कोई कुछ भी बोल देगा, उसी को क्या कर लेंगे हम लोग, सच मान लेंगे। तो ऐसा हमें काम नहीं करना है। अगर बात किया जाए कि रीति सिद्ध के कवि तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिहारी। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कवि कौन है? बिहारी है। और बिहारी को किसी भी कीमत पे अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। अब बिहारी के बाद है रसनिधि। रसनिधि है नेक्स्ट कवि। अगर अगला की बात किया जाए तो सेनापति है। सेनापति अगले कवि है हम लोग का। अगर आज आगे बात किया जाए तो नेवाज है। नेवाज के बाद अगर बात किया जाए तो पजनेस है। अगले कवि पजनेस हैं। अगर उसके बाद बात किया जाए तो राम सहाय दास हैं। राम सहाय दास अगले कवि हैं। अगर अगला बात किया जाए तो हठ जी हैं। छठ जी नहीं है, हठ जी है। ठीक है। तो हठ जी है। उसके बाद बेनी है। बेनी भी बहुत बार पूछा गया है। बेनी है। बेनी माधव नहीं है, इनका नाम खाली बेनी है। उसके बाद कृष्ण कवि है। कृष्ण कवि है। अगर उसके बाद बात किया जाए तो बृंद कवि है। बृंद कवि है। ठीक। अगर उसके बाद बात किया जाए तो नृप शंभु है। नृप शंभु है। अगर उसके बाद बात किया जाए तो विक्रमादित्य है। इतने सारे महत्वपूर्ण कवि कौन से कवि कौन से काल में मिलेंगे तो रीति सिद्ध।
किसे मिलेंगे? रीति सिद्ध। अगर बात किया जाए कि इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो बिहारी है। बिहारी के साथ साथ ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बिहारी, रसनिधि, सेनापति। अब इधर बात किया जाए तो हट जी है थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। अगर इधर बात किया जाए बेनी है, वृंद कवि है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम अगर हमें बात किया जाए कि रीति सिद्ध के कवियों में किस किस को पढ़ना पड़ेगा या पढ़ना जरूरी है, तो कम से कम हमें 4 या 5 कवियों के बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा। बिहारी, रसनिधि, सेनापति, हठ जी, बेनी, वृंद कवि। वृंद कवि से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ चुका है या आता है, तो इसको हमें पढ़ना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे। तो सबसे महत्वपूर्ण अगर बात की जाए तो बिहारी है। तो हम लोग पहला कवि के बारे में पढ़ेंगे, बिहारी के बारे में। हम लोगों ने पता कर लिया कि रीति सिद्ध में कवियों कौन कौन से कवि है या कवियों की संख्या कितनी है और कौन महत्वपूर्ण कवि है। तो बिहारी, सेनापति, रसनिधि, हठ जी, वृंद कवि और कृष्ण कवि या बेनी, ये सब क्या है? महत्वपूर्ण कवि है किसके? रीति सिद्ध के। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे बिहारी, जो सब पे क्या है? भारी है, ठीक है। तो हम लोग उसी के हेडिंग डालेंगे बिहारी। और सच में है, क्योंकि इनके वजह से ही रीतिकाल टिका हुआ है। पूरा का पूरा रीति सिद्ध किस पे डिपेंडेंट है? बिहारी पे। और बिहारी से क्वेश्चन भर भर के आता है। गागर में सागर किसने लिखा है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो बिहारी ने गागर में सागर का रचना किया है। गागर में सागर का मतलब थोड़े से में बहुत कुछ लिख देना। ये कला किसकी थी? तो बिहारी लाल की थी। इनको प्यार से बिहारी लाल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये नहीं सोच लेना है कि बिहारी हैं तो बिहार के होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि नाम है बिहारी तो बिहार के होंगे, हाँ, बंगाली नाम है तो बंगाल के होंगे। बस इनका नाम रखा गया है प्यार से बिहारी, तो हेडिंग डालिए बिहारी। इसको बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है बिहारी जी को या बिहारी लाल को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आता है बोर्ड एग्जाम में या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम में जिसमें हिंदी साहित्य से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भर भर कर आएगा, तो पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो अगर बात किया जाए बिहारी, तो बिहारी के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, ठीक। तो या फिर जन्म काल। तो अगर जन्म की बात किया जाए बिहारी का, तो बिहारी का जन्म हुआ था 1595 ईस्वी में। कब होता है? 1595। अब देखो क्वेश्चन कैसे बना गया, ईस्वी से क्वेश्चन आ गया तो बता दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि अगर कोई बड़ा सा एग्जाम देने जाएंगे टीचिंग वगैरह या फिर कोई मतलब जिसमें यूपीएसआई वगैरह हो गया, तो इसमें क्वेश्चन पूछ देता है कि जन्म के स्थान पर क्रम में लगाइए। जन्म के स्थान पर 4 को कवि दे देगा, केशवदास, बिहारी, धनानंद, हाँ, मोतीराम। अब बोलेगा कि किसका जन्म पहले हुआ था, उसके बाद किसका हुआ था, उसके बाद किसका हुआ था। तो ये सबसे हार्ड क्वेश्चन बनाने का तरीका यही है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। खैर बोर्ड एग्जाम में ये सब नहीं आएगा, ये बोर्ड एग्जाम के ऊपर वाला में आएगा। तो हम लोग एक तरीका ये भी पता है क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, तो जान ले रहे हैं, बता दे रहे हैं, ताकि सतर्क रहो। कोई भरोसा नहीं है बोर्ड वालों का, मूड घूम गया तो फेल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब बात किया जाए इनका जन्म, तो जन्म स्थान है ग्वालियर। कहाँ पे जन्म हुआ था? ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ पड़ता है? एमपी। एमपी मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ? मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, एमपी में। अब जन्म से संबंधित एक दोहा है इनके जब जन्म हुआ था, तो उसी से संबंधित एक दोहा लिखा गया है। क्या है दोहा? ये बार बार क्वेश्चन आता है कि दोहा एक है, बताइए किसके नाम पे ये दोहा है। तो जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, तरुणई आई सुखद, मथुरा बसे ससुराल। यानी इनका जन्म कहाँ माना गया है? तो ग्वालियर माना गया है। अखंड बुंदेले बाल, यानी जो शुरुआत की जो इनकी बचपन बीता है तो बुंदेलखंड वाला एरिया में बीता है। तरुणई आई सुखद, उसके बाद मथुरा बसी ससुराल। इनका ससुराल कहाँ पे माना गया है? मथुरा माना गया है। किसका? बिहारी लाल का या फिर बिहारी का। अब बात किया जाए कि बिहारी जो है इनके पिताजी का नाम बता दीजिए। बिहारी के पिता का नाम क्या है? तो बिहारी के पिता का नाम क्या है? केशव राय। क्या नाम है? केशव राय।
अब बात किया जाए कि बता दीजिए इनके गुरु का नाम, यानी गुरु का नाम क्या है, यानी ये किसके संरक्षण में शिक्षा प्राप्त किए हैं। तो इनके गुरु का नाम क्या था, नरहरि दास। क्या नाम था, नरहरि नरहरि दास। ये निम्बार्क संप्रदाय के क्या थे, संस्थापक थे, कौन, नरहरि दास। ठीक है, तो इनके ये क्या थे, गुरु थे। ठीक है, इनके पिताजी के भी यही गुरु थे, तो दोनों लोग के गुरु एक ही थे, नरहरि दास। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अगर इनकी बात किया जाए मृत्यु का, कि कब मृत्यु को प्राप्त हो गए थे बिहारी लाल, तो अगर मृत्यु की बात किया जाए तो 1663 का वो समय है जब हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि बिहारी जी स्वर्गवासी हो गए, यानी स्वर्ग को प्राप्त कर लिए। तो अब आता है कि प्रमुख रचनाएं इनकी कौन सी हैं। तो बिहारी लाल की प्रमुख रचनाएं जो थी, महत्वपूर्ण रचनाएं एक ही मानी गई हैं प्रमुख रचनाएं, और वो है प्रमुख रचना बिहारी सतसई। प्रमुख रचनाएं कौन सी है, बिहारी सतसई। एकदम स्टार वाला क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा गया है, बिहारी सतसई। अगर तुम बीए करोगे हिंदी से तो बिहारी सतसई का 4-5 कम से कम 15-20 या दोहा है, और उसमें से एग्जाम में तुम्हारे 1 या 2 क्वेश्चन, 2 दोहा आता ही आता है। बीए करो या फिर एमए करो, वहां पे क्वेश्चन मिलेगा बिहारी सतसई से। तो कोई सोच लेगा कि हिंदी अगर छोड़ देगा तो बढ़िया है, और नहीं अगर तो सभी सिलेबस में है तुम्हारा, तब तो यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे बीए हो या फिर एमए हो, आएगा उनके दोहा से क्वेश्चन, और बोलेगा संदर्भ बताइए, व्याख्या बताइए, प्रसंग बताइए, बिहारी ने कब क्या कहा। तो बिहारी सतसई बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टार वाला क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात कर रहे हैं कि बिहारी सतसई का रचना काल बता दीजिए। रचना काल मतलब ये कब लिखा गया था। तो बात किया जाए रचना काल, तो 1600 क्या है, 1633 में लिखना स्टार्ट किया था, लिखना शुरू किया, और 1662 ईस्वी की बात है, इसको क्या कर लिए, पूरा कर लिए। हाँ, यानी बिहारी सतसई 1633 ईस्वी में लिखना स्टार्ट किए थे बिहारी ने, और 1662 ईस्वी में मृत्यु से मात्र 1 साल पहले इसको क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। इतने साल बहुत लगा इनको लिखने में और लिखकर, और ये अमर हो गए। क्यों अमर हो गए, क्योंकि बिहारी सतसई से इतना क्वेश्चन आता है, इतना क्वेश्चन आता है कि हम लोग पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, क्वेश्चन की समाप्ति नहीं होगी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। अब बात किया जाए कि कुल छंद बता दीजिए, इसमें कितने छंद या दोहा का प्रयोग हुआ है। तो बिहारी सतसई में 719 छंद का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है, यानी 719 गो दोहा मिलेगा, और 719 गो दोहा में से बीए में भी कुछ आता है, कुछ एमए में आएगा, कुछ 10 में आता है, कोई 12 में आता है, तो कहीं से कुछ भी आ सकता है। तो लेकिन लिमिटेड रहता है, बीए में जाओगे तो 20 को दोहा दिया रहेगा तो 20 में से क्वेश्चन आएगा। अब जैसे जितना दोहा दिया रहेगा उसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो 719 को छंद है, लेकिन इसमें भी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है, किसी ने जो है 713 माना है, और ये क्वेश्चन 1000 बार पूछा जा चुका है कि 713 छंद किसने माना है। अभी अभी आया था एक क्वेश्चन कि मिश्र बंधुओं के अनुसार जो है ये बिहारी सतसई में कितना दोहा है। अभी एक टेस्ट में आया था क्वेश्चन, तो अभी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं 713 किसने माना है। तो जो रत्नाकर कवि है, जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ जगन्नाथ दास रत्नाकर, 713 छंद या फिर दोहा माना है, किसमें, बिहारी सतसई में। ठीक है, इनके अनुसार अगर क्वेश्चन आ जाए कि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने कितना दोहा माना है बिहारी सतसई में, तो 713 की बात करेंगे। ठीक, टोटल की बात किया जाएगा तो 719। अब थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ेंगे
तो अब क्वेश्चन क्या बन सकता है कि बताइए ये काव्य का स्वरूप क्या है? काव्य का स्वरूप क्या है? तो काव्य का स्वरूप है मुक्तक काव्य। कौन सा काव्य है? ये क्वेश्चन आ चुका है। मुक्तक काव्य की रचना किसने किया था? मुक्तक काव्य की रचना किसने किया था? तो निराला जी थे जो मुक्तक काव्य की रचना किए थे, और उनको रबड़ छंद, केचुआ छंद, कंगारू छंद करके क्या किया गया था? बेइज्जती किया गया था कि मुक्त काव्य की रचना करने वाले कैसे हो गए। जो पहली बार कोई नया काम करोगे तो लोग तुम्हारा बुराई करेंगे, वैसे ही निराला जी का बहुत ज्यादा बेइज्जती किया गया था, क्योंकि उन्होंने ही मुक्त काव्य के शुरुआत किया था, मुक्त काव्य का। अब मुक्तक काव्य से पूछने के बाद अगर पूछा जाए कि इसमें रस कौन सा है, बिहारी सतसई में जो काव्य है इसमें रस कौन सा है? तो रसों की बात किया जाए तो श्रृंगार रस है। कौन सा रस होगा? श्रृंगार रस की इसमें जब बहुत ज्यादा है। अगर भाषा की बात किया जाए कि भाषा कौन सी है, तो इसमें होगा ब्रज भाषा। ब्रज भाषा बिहारी सतसई में मिलेगा हमको, जानने को, समझने को, पढ़ने को। ठीक है। अब बात किया जाए आश्रयदाता। हाँ, रीति काल में सभी कवि किसी न किसी राजा के संरक्षण में रहे। आश्रय दाता, तो आश्रय दाता जो थे राजा जय सिंह, राजा जय सिंह। ठीक है। राजा जय सिंह के ये दरबार में क्या थे? दरबारी कवि थे, या उनके दरबार में रहते थे। ठीक, चीजें क्लियर हुआ? डाउट है किसी को इसमें? नहीं डाउट है। तो अब आगे हम लोग अगर बात करें कि इनके गुरु को तो हम बता ही चुके हैं, कौन है? नरहरि दास। अब थोड़ा बहुत इसके बारे में हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं क्या है क्या नहीं। तो रीति सिद्ध के कवि में सबसे महत्वपूर्ण कवियों की अगर बात किया जाए तो कौन होंगे? बिहारी होंगे, उसके बाद सेनापति, रसनिधि, हाँ, पजनेश, फिर उसके बाद क्या होंगे? पजनेश के बाद हम लोग के थे हट जी, हाँ, बेनी। तो ये सब महत्वपूर्ण कवि है। और सबसे महत्वपूर्ण बिहारी। तो बिहारी जो थे या बिहारी लाल, ये इनका जन्म की बात किया जाए तो 1595 ईस्वी में जन्म हुआ था। जन्म स्थान था ग्वालियर, मध्य प्रदेश। पिता का नाम है इनका केशव राय, गुरु का नाम नरहरि दास। मृत्यु हो गया था 1663 ईस्वी में। महत्वपूर्ण काव्य जो थी या रचना थी, प्रमुख रचना इनकी थी बिहारी सतसई। रचना काल इनका था जो स्टार्टिंग के पीरियड की बात करें 1633 ईस्वी में स्टार्ट हुआ, और 1662 ईस्वी में जाकर इसको क्या कर लिए? पूर्ण कर लिए, कंप्लीट कर लिए। इसमें छंदों की संख्या थी 719। और छंद वाला क्वेश्चन एक बार नहीं 1000 बार पूछा जा चुका है। जगन्नाथ दास ने इसमें 713 छंद माना है। काव्य का स्वरूप था मुक्त काव्य, रस है श्रृंगार रस, भाषा है ब्रज भाषा। आश्रयदाता यानी किसके दरबार में रहे थे? तो राजा जय सिंह की। इनकी मृत्यु कब हो गई थी? तो 1663 ईस्वी की बात है, जब इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में जानेंगे कि महत्वपूर्ण तथ्य या महत्वपूर्ण तथ्य या विशेष तथ्य। तो इनके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें की गई है, इनके बारे में ये जानने की कोशिश करेंगे। इनको बिहारी को क्या कहकर पुकारा गया है? कीर्ति काल को इनका प्रतिनिधि कवि कहा गया है। क्या बोला गया है? प्रतिनिधि कवि। तो ये सब आगे हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे कि इन्होंने किसको गोद लिया है, क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं। नेक्स्ट क्लासेस हम लोग को जब भी होगा बिहारी पार्ट 2, तो पार्ट 2 में इनका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। और रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके बारे में जो भी बातें की है जो महत्वपूर्ण, उसको क्या करेंगे? समझने का कोशिश करेंगे। तो बिहारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगला जब पार्ट चलेगा हम लोग का, तो पार्ट 2 में इनकी महत्वपूर्ण बातें को जानने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।